ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, हेडिंग क्या है? फेजेज ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका चक्र की प्रवस्था। ठीक है, कोशिका चक्र जो होता है, देखो कोशिका चक्र की प्रवस्था हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। देखो इसकी खोज जो है, कोशिका चक्र के विभिन्न अवस्थाओं की खोज, कोशिका चक्र की विभिन्न अवस्थाओं की खोज हार्वर्ड एंड पेले ने 1953 में किया। कोशिका चक्र के विभिन्न अवस्थाओं की खोज जो है हार्वर्ड एंड पेले ने 1953 में किया था। नियमित रूप से होने वाले कोशिका में विभाजन की जो अवधि होती है लगभग 24 घंटे की होती है। मतलब कि एक कोशिका चक्र सेल साइकिल को कंप्लीट होने में 24 घंटे का समय लगता है। ठीक, इसे 3 प्रवस्थाओं में बांटा गया है। इसे क्या किया गया है? 3 प्रवस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें से 2 प्रवस्थाओं में बांटा गया है। नंबर 1 है आपका इंटरफेज, नंबर 1 क्या है? इंटरफेज, और नंबर 2 है आपका जो है सेल डिवीजन। नंबर 1 क्या है? इंटरफेज, नंबर 2 क्या है? सेल डिवीजन। इंटरफेज को 3 प्रवस्थाओं में बांटा गया है। नंबर 1 है आपका जो है जीवन फेज। देखो नंबर 1 क्या है? जीवन फेज, नंबर 2 है यस फेज, और नंबर 3 है G2 फेज। तो अंतरावस्था को क्या किया गया है? 3 उप प्रवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है, अंतरावस्था को विश्राम अवस्था भी कहते हैं। इंटरफेज को क्या बोलते हैं? विश्राम अवस्था भी कहते हैं। ये 2 समान कोशिका विभाजन के अंतराल की अवधि होती है। ठीक है, इसमें कोशिका के वृद्धि और डीएनए का रेप्लिकेशन दोनों होता है। ठीक है, इंटरफेज में क्या होगा? इसमें जो है आपका कोशिका की वृद्धि भी होगी और डीएनए का संश्लेषण एवं रेप्लिकेशन क्या होगा? दोनों होगा इसमें। ठीक है, और इसमें क्या होगा? केंद्रक और कोशिका द्रव्य में भी विभाजन होगा, और इसमें क्या होते हैं? उन सभी फेजेज बनते हैं, वो सभी जरूरी सामान बनते हैं जो क्या होते हैं? कोशिका विभाजन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, और अब क्या होगी? कोशिका विभाजन के लिए तैयार होगी। तो नंबर 1 क्या है? जीवन फेज या पोस्ट माइटोटिक फेज। क्या बोलेंगे? पोस्ट माइटोटिक फेज, या बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ फेज, प्राथमिक वृद्ध प्रवस्था, या क्या बोलेंगे? वृद्ध प्रवस्था। ठीक है, हिंदी में वृद्ध प्रवस्था या प्राथमिक वृद्ध प्रवस्था। ठीक है, अब देखो जीवन फेज की बात करते हैं। ठीक है, यह जीवन प्रवस्था जो होती है, यह पूरे कोशिका चक्र के अवधि का लगभग 10 से 11 घंटे का समय लेती है। कितना समय लेती है? 10 से 11 घंटे का समय लेते हैं, और इसमें लगभग 30 से 40% का समय लगता है। अगर प्रतिशत में देखें तो पूरा कितना समय लग रहा है? 30 से 40% का समय लगता है। ठीक, जीवन फेज में डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है। जीवन फेज में जो है डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है, परंतु आरएनए, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं कलाओं का संश्लेषण होता है। और इस प्रवस्था में आरआरएनए, जीवन फेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रवस्था में आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए का अनुलेखन होता है। जीवन फेज में ही आरआरएनए, टीआरएनए तथा एमआरएनए का अनुलेखन होता है। ठीक है, इसी प्रवस्था में क्या होता है? विभिन्न प्रकार के प्रोटीन नियंत्रक एंजाइम और ट्यूबुलिन प्रोटीन या ट्यूबुलिन एंजाइम का निर्माण या संश्लेषण होता है। ठीक है, इसमें और क्या बनता है? प्रोटीन नियंत्रण एंजाइम और ट्यूबुलिन का संश्लेषण भी होता है इसमें। ठीक, अब देखो आगे बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में, ठीक है, इस अवस्था में कोशिका विभाजन
वास्तव में क्या करती है, अपने वास्तविक उपापचय दर को ग्रहण कर लेती है। ठीक है, इस अवस्था में कोशिका जो होती है वास्तविक उपापचय दर को ग्रहण कर लेती है, क्योंकि कोशिका विभाजन के समय उपापचय की दर जो होती है वो धीमी हो जाती है। क्योंकि कोशिका के विभाजन के समय क्या होता है, उपापचय की जो दर होती है क्या होती है, धीमी हो जाती है। और इसी में मैंने क्या बताया आपको, आरएनए, टीआरएनए तथा एमआरएनए का संश्लेषण होता है। और किसका होता है, इसमें प्रोटीन नियंत्रक एंजाइम और ट्यूबुलिन का भी संश्लेषण होता है। ठीक, अब जब ये जीवन फेज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, अब जीवन फेज कंप्लीट होने के बाद क्या होगी, अब जीवन फेज जो है ये किसमें जाएगी, यस फेज में। या तो ये क्या करेगी, यस फेज में प्रवेश करती है, या तो अविभाजित रहने वाली G0 अवस्था में प्रवेश करती है। तो जो G0 फेज है ये अविभाजित रहने वाली अवस्था है। ठीक है, G0 अवस्था जो होती है ये क्या करती है, ये कोशिका के प्रकृति पर निर्धारित होती है। इसकी जो अवधि होती है वो कोशिका के प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, G0 जो अवस्था है क्या करती है, इसकी जो अवधि होती है वो कोशिका के किस पे, प्रकृति पर निर्भर करती है। ये क्या करती है, कुछ को तो निश्चित रूप से उनमें विभाजन कर देगा, लेकिन कुछ को विभाजित होने में कई वर्ष लग सकती है या वर्षों तक हो सकता है। ठीक है, G0 फेज में ही कोशिका में डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। G0 फेज में क्या होता है, कोशिका में डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। तो बात समझ में आई, जीवन फेज समझ में गया ना। आप किसमें प्रवेश कर गया, अगर G0 में जाएगा तो आप विभाजित रहेगा। ठीक है, रेस्टिंग फेज इसे देखो क्या लिखा दिया, रेस्टिंग फेज या रेस्टिंग स्टेज लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यस फेज का मतलब होता है संश्लेषण प्रवस्था, क्या बोलेंगे, या सिंथेसिस ऑफ डीएनए। इस ये जो यस प्रवस्था होती है यह जीवन प्रवस्था के बाद आती है। यस प्रवस्था जीवन प्रवस्था के बाद आती है। ठीक है, देख रहे हैं ना। और इसमें कोशिका चक्र के अवधि का कुल समय जो होता है कितना लगता है, 8 से 9 लगता है। इसमें टोटल जो है 30 से 50% का समय लगता है। कितना, 30 से 50% का समय यस फेज में लगता है। यस फेज में ही डीएनए का निर्माण होता है। यस प्रवस्था में ही क्या होता है, डीएनए का निर्माण होता है और डीएनए में रिप्लिकेशन शुरू हो जाता है। और क्या होता है, डीएनए में रिप्लिकेशन भी होता है। ठीक, डीएनए में और साथ ही क्या होता है, डीएनए में हिस्टोन और क्या होता है कि डीएनए का निर्माण और इनमें रिप्लिकेशन होता है। ठीक, अब क्या होता है, डीएनए की जो मात्रा होती है 2 गुना हो जाती है। डीएनए की मात्रा जो होती है कैसे हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। ठीक है, साथ ही डीएनए में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन कौन मिलता है, साथ ही डीएनए में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के संश्लेषण के साथ ही क्या होता है, इनमें क्रोमैटिन तत्व के क्या होते हैं, 2 प्रतियां बन जाती हैं। इनमें क्रोमैटिन तत्व के क्या होते हैं, 2 प्रतियां बन जाती हैं, जिसे बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, या युगल अर्धगुणसूत्र कहते हैं, या क्या बोलेंगे, युगल अर्धगुणसूत्र कहते हैं। बस समझ में यहाँ तक। अब देखो प्रत्येक गुणसूत्र में, ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्र के अर्धगुणसूत्र जो होते हैं वो सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के जो अर्धगुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। ठीक, और क्या होता है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो इनमें केंद्रक का आकार भी बड़ा हो जाता है। इनमें क्या होता है, केंद्रक का आकार बड़ा हो जाता है
और केंद्रक में केंद्रिका बनने लगती है या दिखाई देने लगती है। ठीक है, केंद्रक में केंद्रिका क्या होती है? दिखाई देने लगती है। ठीक, आगे देखो और क्या होता है। डीएनए सिंथेसिस के दौरान अगर मान लो कि डीएनए का संश्लेषण हो रहा है और उसमें कोई त्रुटि हो जाए, एरर हो जाए, ठीक है, तो उसका सुधार भी जो है, मान लो कोई त्रुटि हो, एरर का मतलब क्या, कोई गड़बड़ी हो गई या कुछ कमी हो गई ना, उसमें कुछ सुधार करना है, तो इसका सुधार, कमी, ये सब जो होता है, ये सब यश प्रवस्था में ही किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है? यश प्रवस्था में। और यश प्रवस्था में इस कार्य को करता है कौन? इस कार्य को करता है पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम एंड लाइगेज एंजाइम। एंड कौन करता है? लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा? डीएनए के संश्लेषण में जितने भी त्रुटि होगी उन सबको सुधार को क्या करेगा? उनकी कमियों को दूर करेगा। और ये पूरी कार्य कहाँ होगा? यश फेज में होगा। और इस कार्य को कौन करेगा? पॉलीमरेज एंजाइम और लाइगेज एंजाइम। बात समझ में आई यश फेज की? यश फेज समझ में आया? अब इसके बाद कौन सा फेज आ रहा है? G2 फेज, ग्रोथ फेज सेकेंड ना। अब देखो जो ग्रोथ फेज सेकेंड होता है यह यश प्रवस्था के बाद आता है। G2 फेज यश प्रवस्था के बाद आता है और इसका जो टोटल ड्यूरेशन होता है कितना घंटा होता है? 4 घंटे का होता है। और इसमें लगभग 10 से 20% का समय लगता है। कितना लगता है? 10 से 20% का समय लगता है। बात समझ में आई? G2 फेज में क्या होता है? इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसकी मात्रा 2 गुना हो जाती है। मतलब कि डीएनए की मात्रा जो होती है क्या हो जाती है? 2 गुना हो जाती है और कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। अभी हम लोग कोशिका विभाजन हुआ नहीं है, अभी हमने पोस्ट पढ़ा, पोस्ट मेटास्टेटिक डिवीजन। ठीक है, कोशिका विभाजन से पहले ना, सॉरी बाद में। पोस्ट का मतलब क्या होगा? बाद में। ठीक है, और उसके बाद जो है अब हमने G2 फेज जो होता है ये प्री माइटोटिक होता है, कोशिका विभाजन से पहले। तो बाद में था ये क्या है? पहले प्री माइटोटिक फेज। अब इसके बाद कोशिका विभाजन शुरू होगा। ठीक है, अब विभाजन इसके बाद शुरू होगा किसमें? यम फेज में। यम फेज को बोलते हैं माइटोटिक फेज। क्या बोलते हैं? माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज जो होता है ये टोटल कोशिका चक्र के अवधि का टोटल कितना टाइम लेता है? ड्यूरेशन कितना है? 1 घंटा। लगभग जो है ये 10% का समय लेता है। इसमें दोनों प्रकार का विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन भी हो सकता है और अर्धसूत्री विभाजन भी हो सकता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन तब होगा जब विभाजन सोमैटिक सेल में होगी। समसूत्री विभाजन कब होगा? जब विभाजन किसमें होगी? कायिक कोशिका में होगी। और अर्धसूत्री विभाजन तब होगा जब विभाजन जर्मिनल सेल में होगी या जननी कोशिका में होगी। ठीक है, कल हमने बताया था ना कि समसूत्री विभाजन को कायिक कोशिका भी कहते हैं या कायिक समसूत्री विभाजन कहते हैं, बताया था नहीं? और उसके बाद इसमें बताया था आपको कि जननी के कोशिका विभाजन कहते हैं। तो समसूत्री विभाजन कब होगा? समसूत्री विभाजन कब होगा? कायिक कोशिका में होगा। ठीक है, और आपका जो है अर्धसूत्री विभाजन कब होगा? जब जर्मिनल सेल में होगा। ठीक है, बात समझ में आई? सेल में होगा। ठीक, अब क्या होगा? इनमें केंद्रक तरफ, ठीक है, सॉरी, केंद्रक तरफ और कोशिका तरफ, ठीक, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों का विभाजन होगा। ठीक है, पहले केंद्रक विभाजित होगा, फिर कौन होगा? कोशिका द्रव्य होगा। ठीक, केंद्रक का विभाजन जो होता है 4 भागों में बढ़ जाता है। देखो, नंबर 1 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। केंद्रक जब विभाजित होगा तो ये क्या हो जाएगा? 4 भागों में होगा, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में और टेलोफेज में।
ठीक है, बात समझ में आई। अब क्या होता है, इनमें क्या होते हैं, कोशिका चक्र को कंट्रोल करने के लिए 3 चेक पॉइंट होते हैं। कोशिका चक्र को कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं, 3 चेक पॉइंट होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा पहला G1 चेक पॉइंट। तो G1 जो चेक पॉइंट है तो क्या चेक करता है कि इसमें जो सेल का ग्रोथ है प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, G1 फेज में प्रॉपर सेल ग्रोथ होता है और G1 फेज क्या करता है, उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक, G2 फेज में देखो G2 चेक पॉइंट क्या हो रहा है, कंप्लीट सेल ग्रोथ। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया कि अब क्या है, कोशिका विभाजन के लिए तैयार है, कंप्लीट हो गया तभी तो कोशिका विभाजन के लिए क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। और ऑल डीएनए रिप्लिकेटेड, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डीएनए रिप्लिकेशन। तो सारे डीएनए अब क्या हो गए, रिप्लिकेट हो गए और क्या होगा, फेवरेबल एनवायरनमेंट। ठीक, और तीसरा चेक पॉइंट कौन सा है, यम फेज चेक पॉइंट। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स आर प्रॉपर्ली एलिग्नेड ऑन मेटाफेज प्लेट। अब जितने भी गुणसूत्र हैं वो सभी क्या होते हैं, मेटाफेज प्रोस्था में आ जाते हैं। कहाँ जाएंगे, मेटाफेज प्रोस्था में या मेटाफेज प्लेट पर आ जाते हैं। अब ये सब अलग अलग पढ़ाएंगे, दिखाएंगे गुणसूत्र, जान लो कि पूरा गुणसूत्र बनता कैसे वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी प्रोफेज में कितना बनेगा, फिर मेटाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा और टेलोफेज में क्या होगा। अब ये सब तो हो गया। कोशिका चक्र को कंट्रोल करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है, कोशिका चक्र को कंट्रोल करने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और कौन सा एंजाइम है, देखो यहाँ मैंने लिखा है साइक्लिन डिपेंडेंट फॉर काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट फॉर काइनेज एंजाइम जो होता है ये कोशिका चक्र का नियंत्रण करता है। और समझ में आई, ये क्या करता है, कोशिका चक्र का नियंत्रण करता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट देख लो क्या है, G1 फेज में डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता है। ठीक, S फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है, और G2 फेज में कोशिका पूरी तरीके से विभाजन के लिए क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। तब फिर इनमें कौन सा प्रोस्था आ जाएगा, यम फेज, जिनमें क्या हो जाएगा, कोशिकाओं में माइटोटिक डिवीजन होगा, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में परिवर्तित होगा। ये ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट ये भी कैसे पूछ लेता है कि कंपटीशन में सेल साइकिल को कंट्रोल कौन सा एंजाइम करता है, तो साइक्लिन डिपेंडेंट फॉर काइनेज एंजाइम। ठीक है, बात समझ में आ गई। यस सर।